हेलो, वेलकम यूट्यूब माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9 में जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि जीवन की मौलिक जीवन की जो मौलिक इकाई होती है, मौलिक इकाई का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट। तो जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो हमारी कोशिका होती है। कोशिका का मतलब होता है सेल। यही छोटे छोटे सेल से हमारा पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। पूरा बॉडी बोलिए, सजीव का बोलिए या निर्जीव का, इसी कोशिका से हमारा पूरा शरीर का स्ट्रक्चर बना है। तो इसके बारे में सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहली बार कोशिका के बारे में बताए थे। वो भी कैसे बताए थे? तो सबसे पहले वो क्या किए थे कि पेड़ की एक छल्ला काटे थे। छल्ला का मतलब होता है लकड़ी का एक टुकड़ा। और उन्होंने सबसे पहली बार इसको माइक्रोस्कोप से देखे थे, तो इसमें छोटे छोटे कोशिका नजर आए थे। और यही कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। और कोशिका को हम लोग छोटा कमरा भी बोलते हैं। जैसे हम लोग के घर में कमरा होता है, उसी तरह हर कोशिका के अंदर छोटे छोटे कमरा होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं। जितने सारे जीव हैं ना, जैसे हम लोग का शरीर है, जानवर का शरीर है, सब कोशिकाओं से ही बना हुआ है। यह जीवन की मौलिक इकाई है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि पादप कोशिका का मतलब होता है प्लांट सेल। मतलब ऐसे कोशिका जो प्लांट से बने होते हैं। तो प्लांट से बनने वाले कोशिका होते हैं 3। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। सेकंड नंबर में आपका आता है कोशिका द्रव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे कोई यहाँ पे हम प्लांट सेल बनाते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक प्लांट सेल बनाकर आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह के प्लांट में सेल पाए जाते हैं, कोशिका पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जितने सारी कोशिका बने हुए हैं, इसके बीच में एक छोटा सा डॉट होता है। इन छोटे से जो डॉट होता है उसको बोलते हैं केंद्र, यानी न्यूक्लियस है आपका हुआ। और जो ये बीच वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इस तरह से तो हम लोग को कोशिका नजर आता नहीं है, लेकिन जब अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे ना, तो हर प्लांट में इसी तरह के कोशिका पाए जाते हैं। और यही कोशिका यानी सेल मिलकर उस प्लांट का निर्माण करता है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं जंतु में कोशिका। ये आपका था पादप कोशिका, और यहाँ पे अब आगे बताया गया है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका क्या होता है? जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। तो एनिमल सेल कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है रक्त कोशिका। जो हमारा ब्लड जो सेल होता है ना, तो ब्लड सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। हमारा जो ब्लड है, अगर ब्लड की कोशिका देखेंगे तो इस तरह से सेल नजर आएंगे ब्लड की, जो रेड कलर की रहती हैं, और उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से रहेगा। सेकेंड नंबर में आता है आपका अस्थि कोशिका। अस्थि कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं बोन सेल कहते हैं। बोन यानी जो हमारी हड्डी होती है ना, तो अभी हम आपको बताए थे कि हमारा बॉडी के कोई भी पार्ट सब अलग
कोशिका से बनकर मिलकर बनी होती है। तो ये आपका अस्थि कोशिका है यानी बोन सेल है। बोन का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है आपका, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ये बोन कोशिका का रहेगा। थर्ड नंबर में आपका आता है पेशी कोशिका। पेशी का मतलब जो हमारा मसल्स होता है ना, मसल्स, वो भी कहीं ना कहीं कोशिका से ही बना होता है, इसको मसल सेल कहते हैं। मसल सेल का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। फोर्थ नंबर में आता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं नर्व सेल। नर्व का मतलब होता है नस, जो हमारा नस भी है ना, वो भी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये आपका नर्व कोशिका हो गया। इसके बाद आता है आपका अंडाणु। अंडाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एग सेल, जो फीमेल में पाए जाते हैं, महिला में। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। 6 नंबर में आते हैं वसा कोशिका। वसा कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैट सेल। वसा कोशिका का स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है। और लास्ट में 7 नंबर में आपका आता है शुक्राणु। शुक्राणु जो मेल में पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पादप कोशिका में बहुत कम कोशिका पाए जाते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव। लेकिन जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में डिफरेंट टाइप की सेल पाए जाते हैं। रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, वसा कोशिका और शुक्राणु। और सबका काम अलग अलग होता है, किसी का काम सेम नहीं होता है, सबका काम अलग अलग होता है, यूज करना पड़ता। इसके बाद आप देखिएगा कि जीवों का वर्गीकरण, मतलब जितने सारे एनिमल होते हैं ना, उसको कोशिका के आधार पर बांटा गया है। तो कोशिका के आधार पर जानवर को 2 भागों में बांटा जाता है, सेल के आधार पर। एक का नाम दिया गया एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और एक का नाम दिया गया बहुकोशिकीय। एक कोशियों को इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय को कहते हैं मल्टीसेलुलर। तो ध्यान दीजिए, एक कोशिकीय का मतलब होता है, क्या होता है, एक, यानी जिसमें एक क्या होता है, कोशिका। यानी ऐसा जीव जंतु जिसमें एक कोशिका पाए जाते हैं उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव का काम सिर्फ एक होता है, क्योंकि उसमें एक कोशिका है तो उसका काम भी एक होगा। और इसकी आयु बहुत ही कम होती है, उम्र बहुत ही कम होती है। जैसे इसमें आपका आ जाएगा अमीबा और बैक्टीरिया, इसका ज़्यादा टाइम लाइफ नहीं होता है, अमीबा और बैक्टीरिया। लेकिन जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहु का मतलब होता है एक से अधिक, यानी ऐसे जीव जंतु जिसमें एक से अधिक कोशिका पाए जाते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव जंतु कहते हैं। और इसका उम्र सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है। इसमें आपका आ जाएगा पेड़ पौधा आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएगा। इसके बाद कोशिका किससे बनी होती है? आखिर जो हमारा बॉडी में जैसे बोन्स है, तो बोन्स क्या से बना हुआ है? तो कोशिका से। अब कोशिका क्या से बना हुआ है? तो ध्यान देंगे, कोशिका के 3 मुख्य घटक होते हैं। जो आपके सेल होते हैं ना, कोशिका, वो भी क्या से बने होते हैं? तो यहाँ पे समझेंगे। कोशिका 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला का नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा या प्लाज्मा झिल्ली। सेकंड घटक का नाम है केंद्रक,
जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और थर्ड में आपका है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये तीन देखिए, सबसे पहले कोशिका हुआ आपका घटक होते हैं प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, सेकंड में होता है केंद्रक, और थर्ड में होता है आपका कोशिका द्रव। हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये तीनों होते क्या है। तो सबसे पहले प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली के बारे में समझेंगे। तो यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। इसका काम क्या है ना, कि जैसे अगर एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ा हुआ है तो उसको एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। जैसे एनिमल सेल में अगर देखते हैं यहाँ पे, ये कोशिका हुआ आपका, और दोनों अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, लेकिन इसे एक दूसरे से अलग करने का काम करेगा। सेकंड पॉइंट में होता है यह जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। जो आपका प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, ये आपके जंतु में भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं। थर्ड इसके पॉइंट्स हैं, यह जो आपका बना होता है प्लाज्मा झिल्ली, ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। और चौथा में है कि यह कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने या आने देता है। सबको जाने नहीं देता है, कुछ पदार्थ को जाने देता है, कुछ पदार्थ को नहीं जाने देता है। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचरण या आगमन। संचरण का मतलब या तो उसमें अंदर जाता है या तो उसमें से बाहर निकलता है। तो इसे दो नाम दिया गया। सबसे पहला होता है विसरण। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। अब आपका विसरण क्या होता है प्लाज्मा झिल्ली में, तो समझेंगे कि इस प्रक्रिया के तहत, मतलब इस मेथड के तहत गैस जो होता है ना, वो या तो अंदर जाते हैं या अंदर से बाहर आते हैं। इस प्रक्रिया के तहत गैस पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। सांद्रता का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका कोशिका हुआ, इसके अंदर या तो Ca2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या और ऑक्सीजन गैस है। ये जो है ना आपका हाई स्पीड से अंदर जाएगा और लो स्पीड से बाहर आएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है, गैस होता है। और सेकेंड प्रक्रिया का नाम है परासरण। परासरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। इसमें आपका कोशिका ये रहता है, ऊपर वाले में देखे थे गैस अंदर जाता है और बाहर आता है, लेकिन इसमें आपका कोई लिक्विड रहता है, तरल पदार्थ रहता है। कोई लिक्विड आपका उच्च सांद्रता से अंदर की ओर जाएगा और निम्न सांद्रता से बाहर की ओर निकलता है। बस इसमें यही ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है, तो विसरण में बताएंगे कि इस प्रक्रिया के तहत गैस पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आते और जाते हैं। और परासरण में क्या होता है कि परासरण प्रक्रिया में द्रव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसे ही परासरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सांद्रता के अनुसार विलयन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर में आपका आता है अति परासरण दाबी विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड में आपका आता है सम परासरी दाबी विलयन, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड नंबर में आपका आता है अल्प परासरणी दाबी विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम तीनों का अलग अलग पिक्चर बनाए हुए हैं। सबसे पहला में आपका अति परासरण है, सेकंड में सम परासरण है और थर्ड में आपका अल्प परासरण है। अब ये तीनों में क्या अंतर होता है तो इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहला पिक्चर में आप देखिए, जो ये सबसे पहले कंटेनर है और कंटेनर में आपका पानी भरा हुआ है और इसके बीच में कोशिका है। तो कोशिका, तो बताया गया इसमें कि कोशिका के अंदर की सांद्रता
ये जो कोशिका है और कोशिका के जो अंदर की जो सांद्रता है ना वो बाहर की सांद्रता से अधिक है। कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है। तो इसमें क्या होगा कि अंदर की जो कोशिका है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी कहीं कोई ज़्यादा चीज़ है और कहीं पे कम चीज़ है, तो ज़्यादा जो चीज़ है वो किधर आएगा, कम की तरफ उस बॉक्स में से निकल कर आना शुरू हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अतिपरासरण दाबी विधि। और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि कोशिका का साइज जो है वो सिकुड़ जाएगा, यानी उसका साइज पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोशिका निकलने लगेगा, कोशिका निकल के बाहर जाने लगेगा। तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसका साइज जो है ना इस तरह से पहले के मुकाबले से सिकुड़ जाएगा। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अतिपरासरण दाबी विधि। सेकेंड में है आपका समपरासरी दाबी विधि, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है ना, सेम यहाँ भी एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है और इसके बीच में कोशिका है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो बाहर की सांद्रता के बराबर है, इक्वल है, दोनों बराबर है। जितना इसमें सांद्रता है अंदर उतना ही बाहर में भी है। तो इसमें कोशिका बाहर सांद्रता निकलेगा, लेकिन जितना निकलेगा उतना ही अंदर चले जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का सांद्रता बराबर है। इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, कोई इसके साइज में परिवर्तन नहीं होगा। अगर 10 इसमें से सांद्रता बाहर आएंगे तो 10 की सांद्रता अंदर चल जाएंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आइसोटोनिक बोलते हैं। और थर्ड प्रक्रिया है आपका अल्पपरासारणी दाबी विधि, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है ना कि कोशिका के अंदर की सांद्रता, मतलब ये आपका यहाँ भी सेम वही देखिए, कंटेनर है और इस कंटेनर में आपका पानी भरा हुआ है और बीच में कोशिका है। तो इसमें जो कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है ना वो बाहर की सांद्रता से कम है। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, बाहर में ज़्यादा जगह है, ज़्यादा कम जगह है, अंदर में ज़्यादा जगह है। इसका मतलब है कि बाहर से कोशिका जो है अंदर की ओर जाएंगे। अगर अंदर जाएंगे 20 तो बाहर निकलेंगे सिर्फ 5 निकलेंगे, यानी यहाँ पे कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से कम होगा। तो इसमें जैसी कोशिका अंदर जाएंगे, जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा में जैसे हम लोग हवा भरते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है। सेम यहाँ भी देखेंगे, सांद्रता जैसी अंदर जाएंगे इसका साइज आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अगर इसका आपको एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, किशमिश में देख सकते हैं। किशमिश को जैसे अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो किशमिश का सांद्रता कम होता है और पानी का सांद्रता अधिक होता है। तो जैसे किशमिश अगर पानी के अंदर गया, जैसे आपका कंटेनर हो गया और इसके अंदर हम पानी पूरा भर दिया, पानी भरा हुआ है और इसके बीच में किशमिश डाल दिए, मान के चलिए किशमिश का कोशिका ये है, तो किशमिश का सांद्रता कम होगा तो बाहर से सांद्रता अंदर की ओर जाएंगे और जैसे अंदर जाएंगे तो किशमिश का साइज पहले के मुकाबले बड़ा हो जाएगा। ये आपका थर्ड नंबर में अल्पपरासारणी दाबी हो गया।